हाँ, तो नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ साथियों फिलर फोरम के इस मंच पर। फिलर फोरम ये मंच हमारा सदा साथियों समर्पित रहता है हायर एजुकेशन के लिए, जहाँ पर हम तैयार करवाते हैं आप सभी की NTA UGC नेट GRF की। तो ना केवल NTA UGC नेट GRF को क्रैक करने के लिए साथियों, बल्कि आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं साथियों TGT PGT फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, DVS, KVS, DSSB, NVS, UPGIC, GDC इत्यादि सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फिलर फोरम को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए वीडियो के नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ आपको लिंक मिलेगा वेबसाइट का और फिलर फोरम ऐप का। दोनों ही माध्यम से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और एक और बात बताता हूँ साथियों, मिनिमम जो नए स्टूडेंट्स जुड़ते हैं उनके लिए कि हमें आप विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मिनिमम टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं खुद बहुत सारी चीज़ें अपडेट डालता रहता हूँ। वहाँ पर PDF नोट्स, आपके MCQ पोल्स वगैरह, जो कुछ चीज़ें यहाँ पर हम कवर नहीं कर पाते हैं उन सभी चीज़ों को हम पोस्ट कर देते हैं आपके टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ से आप देख करके वहाँ से भी आप देख करके अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्गफुली कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात साथियों, जो पुराने स्टूडेंट्स नए स्टूडेंट जुड़ते हैं हमारे बीच में, जो और वीडियो देखना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर उनको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हिस्ट्री सब्जेक्ट की सभी विषयों की प्लेलिस्ट बनी हुई है। हिस्ट्री विषय के प्लेलिस्ट पे अगर आप जाकर क्लिक करोगे तो वहाँ से सभी वीडियोज़ आप ईजिली एक्सेस करके देख सकते हो। वीडियो नंबर 110 110 के बाद से हमारी सारी वीडियो MCQ बेस्ड चल रही हैं साथियों। एंसेंट इंडिया, मॉडर्न इंडिया और आपके मिडाइवल इंडिया हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा मिक्सअप चल रहा है सारे ही चारों चैप्टर्स का, चारों टॉपिक्स का, यानी कि आपका एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया और हिस्टोरियोग्राफी, इनका सबका मिक्सअप चल रहा है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, इसी प्रकार के सेम क्वेश्चन का पैटर्न हम लेकर के आए हैं आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ हिस्ट्री के, क्योंकि उसका सेकेंड लेक्चर है ये। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, क्या कहता है कि राजा को 3 गोल वस्तुएं प्रदान करते हुए भगवान विष्णु का अंकन प्राप्त होता है। बताइए साथियों, कहाँ से प्राप्त होता है हमें? ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से आपने राइट आंसर चूज करके पुटअप करना है कि राइट आंसर क्या होगा। बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर बताइए साथियों, फटाफट क्या होगा? तो 34 का जो राइट आंसर होगा ना साथी, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर C, चंद्रगुप्त टू की चक्र विक्रम प्रकार की मुद्राएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट साथी, इसको ध्यान रखना। कौन सी प्रकार की मुद्रा है ये? चक्र विक्रम प्रकार की मुद्रा, इसमें मिलता है। राजा को 3 गोल वस्तु प्रदान करते हुए भगवान विष्णु का अंकन प्राप्त होता में चंद्रगुप्त टू यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की चक्र विक्रम प्रकार की मुद्राओं से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। कहता है क्वेश्चन नंबर 35 कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बताइए साथियों, कौन थे उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष? तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर बताइए साथियों, क्या होगा? इजी क्वेश्चन बता सकते हो आराम से यार, इसमें कोई ज़्यादा खास है नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर B, JB कृपलानी, ठीक है ना। ये JB कृपलानी उस समय अध्यक्ष थे, 1947 की बात हो रही है। उससे पहले कौन थे, कोई बताएगा? तो 36 कहता है कि अश्वारोही प्रकार के सिक्के किसने चलाए? अश्वारोही यानी कि घोड़े के ऊपर सवारी करते हुए प्रकार के सिक्के कौन से राजा ने चलाए थे? कौन से राजा के सिक्के थे वे? बताइए साथियों। हर एक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए साथियों आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है। 30 सेकंड्स के अंदर आपने राइट आंसर चूज करके अपना आंसर पुटअप करना होता है।
36 बताइए साथियों क्या होगा। तो 36 का जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर टी, चंद्रगुप्त टू, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अभी साफ दिखाई पड़ रहा होगा ना, बताइए। बताइए साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अलग ये क्वेश्चन आ चुका है। तो वो थी आपकी, आंसर करो पहले आप लोग, करो फिर बताता हूँ मैं। तो वो थी आपकी ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो थी 1917 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। और उसके बाद जो पहली भारतीय महिला जो थी, भारतीय महिला, वो थी आपकी श्रीमती सरोजिनी नायडू। तो ज़रा बताइए साथियों कि श्रीमती सरोजिनी नायडू कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई थी? डेट बतानी है आपने। जैसे 1917 में चुनी गई थी ना एनी बेसेंट, इसी प्रकार से सरोजिनी नायडू कब चुनी गई थी? इसका राइट आंसर बताइए। नेक्स्ट कहता है कि द्वितीय नगरीकरण से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? बताइए सही कौन सी बात सही नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए, चारों में से एक पॉइंट सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है? तो द्वितीय नगरीकरण के संबंध में जो सही नहीं है साथी वो है, देखिए अब इसमें क्या होगा साथी, उत्तरी चमकीले मर्दबाणी से काल प्रमुख विशेषता है, बिल्कुल सही है। आज सिक्कों प्रचलन इस समय हुआ था, बिल्कुल सही है। देखिए साथी क्या हो रहा है, द्वितीय नगरीकरण की बात हो रही है। द्वितीय नगरीकरण, पहला नगरीकरण हुआ था आपका हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता में, ठीक है। द्वितीय नगरीकरण आपका मगध साम्राज्य के माध्यम से हुआ था, है महाजनपद काल में, बुद्ध काल में कह सकते हैं, 1000 BC से 600 BC के बीच में, जब जनपद और महाजनपद बने थे ना आपके, उस टाइम पीरियड की बात हो रही है। बिल्कुल सही है दोनों चीज़ें। डी कहता है कि द्वितीय नगरीकरण का प्रारंभ गंगा घाटी में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। गंगा घाटी में ही आपका ये था। मगध साम्राज्य सबसे बड़ा जो जनपद था, महाजनपद था, ठीक है। लेकिन सी क्या कहता है कि द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया में तांबे की महत्वपूर्ण भूमिका रही, ये गलत है। तांबे की नहीं थी भाई, यहाँ पे लोहे की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। क्या थी? लोहे की महत्वपूर्ण भूमिका। लोहे की वजह से काट काट करके कृषि की गई थी। गहरी खुदाई करने के लिए हल बनाए गए थे, फावड़े बनाए गए थे, और आपके विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरण बनाए गए थे, कुल्हाड़ी बस्तर, तो उससे जंगलों को साफ करके कृषि करने में आसानी हुई थी। उसी वजह से लोहे को एक क्रांतिकारी वो धातु संज्ञा दी गई है। द्वितीय नगरीकरण में बहुत बड़ा रोल था इसका, लोहे का। 1939 क्या कहता है कि डी कोशाम्बी ने बुद्ध के गृह त्याग क्या क्या कारण माना है? बताइए। डी कोशाम्बी के अनुसार महात्मा बुद्ध ने गृह क्यों त्यागा, क्यों छोड़ दिया था उन्होंने गृह, उनको गृह त्याग की क्या वजह थी? तो बताइए सर, राइट आंसर क्या होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शाक्यों तथा कोहलियों के मध्य रोहिणी जल विवाद को सुलझाने के लिए उन्होंने गृह त्याग दिया था, बताते हैं। डी कोशाम्बी कहते हैं इस बात को। उन्होंने काफ़ी काम किया बुद्ध दर्शन पे और हड़प्पा मोहनजोदड़ो के ऊपर। डी कोशाम्बी, BB लाल, RS शर्मा।
हम्म, क्या कहता है कि ये बताइए साथियों, यूप क्या था? यूप जो था ना वो क्या था? पढ़ा होगा ना आपने। ये बहुत सी जगह यूप आया था, उसने यूप बनवाया, यूप मिले हैं। तो यूप जो थे वो क्या थे? पाषाण स्तंभ थे, विजय स्तंभ थे, याज्ञिक स्तंभ थे, अश्वमेध स्तंभ थे, क्या थे? कुछ में 40 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, याज्ञिक स्तंभ। यानी कि यज्ञ के स्थान पर, जैसे मान लीजिए यज्ञ करने का स्थान है, ठीक है, वहाँ पर एक स्तंभ बना दिया जाता था, एक पिल्लर बना दिया जाता था, पिल्लर इस प्रकार से, ठीक है, उसे युग बोला गया। और उसके साथ में बांध दिया जाता था एक पशु, वो पशु जिसकी बलि देनी होती थी। बलि के लिए जो भेड़ बकरी जो भी पशु होता था बलि देने के लिए जो लाया जाता था, उसको इस यूप से बांधा जाता था। जो पत्थर का यूप बना देते, पत्थर का स्तंभ बना दिया जाता था, उसे यूप कहते थे। उसके साथ में बांध दिया जाता था, भेड़ बकरी या जो भी जानवर होता था वो। सचन कोट एक मौर्योत्तरकालीन स्थल है, वर्तमान में कहाँ स्थित है? बताइए साथियों। सचन कोट एक मौर्योत्तरकालीन स्थल है, वर्तमान में कहाँ पर है? तो 41 का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान में, आधुनिक पाकिस्तान में है ये सचन कोट जो है ना, डाबर कोट, सचन कोट, ये जो आपका पाकिस्तान में आधुनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस नेताओं को खाद्दर पहनना अनिवार्य कर दिया गया? यानी कि खादी के कपड़े पहनने अनिवार्य कर दिए गए थे, और कुछ समय के लिए चरखा चलाना भी अनिवार्य कर दिया था, कि चरखा कंपलसरी चलाना है 1-2 घंटे के लिए, जो भी टाइम पीरियड उन्होंने डिसाइड किया था उतने टाइम आपने चरखा काटना ही काटना है, अगर कांग्रेस के आप नेता हो तो, कांग्रेस के आप सदस्य हो तो। और खद्दर पहनोगे आप, खादी कपड़े पहनोगे अपने देश के, स्वदेशी कपड़े मतलब। आज कांग्रेस का क्या हाल है? हम्म, क्या सोच कर शुरू हुई थी कांग्रेस और कहाँ तक पहुँच गई यार, रसालत में जा रही कांग्रेस आजकल तो। सब भ्रष्टाचार बड़े बड़े कांग्रेस के राज में हो गए, खा के लूट के देश को कांग्रेस के लोग। 42। बताइए साथियों 42 का राइट आंसर क्या होगा? फोर्टी टू का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गुवाहाटी अधिवेशन। 43 कहता है कि 13 सूत्रीय कार्य कृषि का कार्यक्रम किस अधिवेशन में घोषित हुआ? 13 सूत्री जो अस्थायी कृषि का कार्यक्रम जो था वो कौन से अधिवेशन में घोषित हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर
ए फैजपुर अधिवेशन में घोषित हुआ 13 सूत्रीय स्थायी कृषि का कार्यक्रम। नेक्स्ट बताइए साथियों, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा था। क्या बात है। सिंपल क्वेश्चन है, उस दिन तब भी मैंने बताया था, कल की वीडियो में बताया मैंने इसके बारे में, तो जिसको याद होगा बता देगा। एक काम आपके लिए, अच्छा हाँ, इसका पहले आंसर करते हैं। क्वेश्चन 44 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ये लगातार 6 बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे 1942 से लेकर 46, हाँ 1942 से 46 तक के बीच में। 40 से 41 से लगा करके मान लीजिए 46 45 तक रहे थे ये, लेकिन 6 साल तक लगातार यही रहे थे। आज़ादी से पहले की बात है, उसके बाद में बीजेपी कृपलानी आए थे। ठीक है, तो जरा बताइए आप मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का पूरा नाम क्या है। गूगल पे देख लेना, पता लग जाएगा। इनकी माइंडसेट क्या थी, और शिक्षा मंत्री बने तो उन्होंने क्या क्या कारनामे किए थे शिक्षा मंत्री बनने के बाद में। जरा गूगल पे विकीपीडिया पढ़ लेना, पता लग जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि अखंड भारत का संपादन किसके द्वारा किया गया। पत्रिका निकाली गई थी अखंड भारत के नाम से, उसका संपादक जो था कौन थे उसके संपादक। फोर्टी 45 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका, बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी, जयनारायण व्यास थे। ये तो क्वेश्चन इजी है, बता सकते हैं आप आराम से। क्या कि कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और अरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। 46। तो 46 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मानसेरा। यहाँ से आपके दो द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त हुए जिसकी भाषा ग्रीक और अरामाइक है। अफगानिस्तान के उस तरफ है ये। कहता है कि नेक्स्ट 47, किसने अपने ग्रंथ में उल्लेख किया है कि साहित्य संगीत तथा कला से हीन मनुष्य पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु के समान है। क्या बात है। बताइए सर, कौन से विद्वान ने ऐसा कहा था।
कहता है कि किसने अपने ग्रंथ में उल्लेख किया है साहित्य संगीत तथा कला से रहित मनुष्य या हीन मनुष्य, ठीक है, पूंछ और सींग के बिना, पूंछ और सींग से के बिना के जैसे साक्षात पशु के समान है, जिसके सींग और पूंछ ना हो, उसमें और पशु में कोई फ़र्क नहीं है। आदमी क्या, आदमी एनिमल ही तो है, आदमी एक सोशल एनिमल है यार, बस इतना फ़र्क है। उसका सोशलाइजेशन हो गया तो वो आदमी मनुष्य बन गया। मानव में और जानवरों में यही फ़र्क है कि आदमी सोशल बन गया और जानवर अभी जंगली रह गए। कई बार ये जंगली प्रवृत्ति उभर आती इंसान की, देखा होगा ना आपने, वैश्यान हरकतें करते कुछ इंसान, तो वो क्या, वो पाशविकता है, आदमी के अंदर की भड़ास निकलती है, वो अपने आप पे काबू नहीं रख पाते। कि कला शिक्षा साहित्य संगीत के बिना ऐसे लोग अक्सर करते हैं, जाहिल लोग जो होते हैं। तो 47 का जो राइट आंसर है साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भरतरी। 48 कहता है कि प्राक हड़प्पा कि किस स्थल से गरुड़ आकृति के मोहर प्राप्त हुई है। ओए होए होए, क्या बात, गरुड़ चित्रांकन की हुई मोहर मिली है हमें, सील मिली है गरुड़ के चित्र की हुई आकृति छपी हुई सील के ऊपर, तो कहाँ से मिली है हमें बताइए साथियों। तो जो राइट आंसर होगा साथी वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, नाल से। तो सबको पता होगा यार कि दक्षिण कौशल की राजधानी कौन सी थी, बताइए दक्षिण कौशल की राजधानी कौन सी थी। कौशल, महाजनपद और महाजनपदों की राजधानी अच्छे से देख लेना साथियों, यहाँ हर बार एक दो क्वेश्चन आते हैं हमारे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना साथी वो होगा आपका कुशावती। देखिए साथियों क्या है कि उज्जैन जो है ना आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में है और वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। तो दक्षिण यहाँ पर क्या पूछा है, दक्षिण पूछा, दक्षिण कौशल की तो कुशावती होगी आपकी। जियोग्राफी थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो, मैप वगैरह देख लिया करो, जल्दी आसानी होती है चीज़ों को समझने में। नेक्स्ट कहता है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया। सिंपल क्वेश्चन है यार, बता सकते हो आसानी के साथ आप लोग। बताइए राइट आंसर इसका जो होगा वो होगा 261, 261 ईसा पूर्व BC। फोर्टी वन कहते हैं किस सुख गुरु के पश्चात सिख गुरु का पद वंशानुगत हो गया था। हाँ ये अच्छा कि एक गुरु हुए थे उनके बाद में जो है सिख का पद वंशानुगत हो गया था। वंशानुगत हो गया मतलब उसके बेटे का बेटा, फिर उसके बाद गुरु, उसका बेटा बनेगा गुरु, फिर उसके बाद उसका बेटा गुरु बने, मतलब पारिवारिक हो गया था। इससे पहले क्या होता था कि चूज किया जाता था, जो गुरु होते थे वो अपना अपॉइंटी, अपना उत्तराधिकारी चूज करते थे। लेकिन एक गुरु ऐसे हुए तो उन्होंने फिर वो पद को वंशानुगत बना दिया था, अपने परिवार तक सीमित होकर रह गया था ये पद सिख गुरुओं का। तो कौन से गुरु थे साथी बताइए। 51 का जो राइट आंसर होगा वो होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। मतलब बहुत सारे श्लोक जो है उस वेद के ऋग्वेद में से लिए गए हैं।
कौन सा ऐसा वेद बताइए साथी फटाफट। तो उसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सामवेद। इसे संगीत का वेद भी बोला गया। संगीत की उत्पत्ति सामवेद से मानी गई है। सामवेद से संगीत उत्पन्न हुआ। ठीक है। कुटागार शालाओं का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? क्या बात है, बताइए साथियों। कुटागार शालाएं क्या होती थी? कुटागार शालाएं, कुटागार शालाएं। 4 ऑप्शन में दिए थे, राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वाद विवाद से संबंधित बौद्ध स्थल था ये। इस बौद्ध स्थल को क्या बोला जाता है? जहाँ पर वाद विवाद करते थे बुद्धिस्ट लोग, कुटागार शालाएं। फोर्टी फोर 54 क्या कहता है? गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? हाँ, नेट का आया हुआ क्वेश्चन है साथियों, बताइए। गायत्री मंत्र का सबसे पहले उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता हमें? तो 54 का जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले हमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, यानी कि गायत्री मंत्र बोले तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये वाला जो मंत्र है उसका सबसे पहले उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। और हाँ, एक बात और बता देता हूँ साथियों, जो गायत्री मंत्र है ना, जिसको बोला जाता है ओम भूर्भुवः, उसके अंदर जो पहला प्रथम अक्षर जो ओम, वो इसमें नहीं है, वो बाद में जोड़ा गया है। ओरिजिनल जो है ना ऋग्वेद में जो मंत्र है उसमें ओम नहीं, वो खाली भूर्भुवः से शुरू होता हमारा। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नहीं, ओम जो शब्द बाद में जोड़ा गया। झगड़ा कर देना लोगों ने। नेक्स्ट क्या बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या होगा? 54 कहता है क्या? नेक्स्ट बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस गुप्त अभिलेख में से हमें ज्ञात होता है कि 1 दिनार 16 रूपक के बराबर होता था? जाहिल लोग सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट बताइए साथियों क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर बताइए क्या होगा फटाफट। तो ये जो हमें ज्ञात होता है ना साथियों, ये हमें इसका उल्लेख मिलता है हमें ऑप्शन नंबर बी, बेग्राम अभिलेख 447 ईस्वी का जो बेग्राम अभिलेख है, इसमें हमें उल्लेख मिलता है कि एक दिनार जो है ना, 1 दिनार 16 रूपक के बराबर होता है। 16 1 दिनार मतलब एक सोने का सिक्का को दिनार बोलते थे, ठीक है। और रूपक जो होता था वो चांदी का सिक्का होता। तो 1/16 यानी कि एक जो रूपक था वो दिनार था आपका स्वर्ण सिक्का, वो 16 दिनारों के और 16 रूपकों के बराबर था, जो कि चांदी के सिक्के थे। यूपी के लोग भाई साहब बहुत झगड़ा करते हैं हमारे यहाँ पे, ओहो इनको पूछो मत बस, बड़ा झगड़ालू किस्म के लोग होते हैं यूपी वाले। आप लोग पता नहीं हो नहीं हो, लेकिन यहाँ तो बहुत झगड़ा होता है भाई साहब। यूपी के लोग मोस्टली करते हैं, किराएदार जो है ना,
ओ भाई साहब लठ बजा देना उन्होंने, ओहो हो, नानी याद दिला देने पड़ोसियों को बेचारों को। ये देखो अब ये आवाज़ आ रही है ना, ये वहीं की आ रही है, वही भाई साहब लड़े हुए हैं, सुबह सुबह होगी शुरू। तो कह रहे छोड़ो यार, मरने दो। निम्नलिखित विष्णु अवतार में कौन प्राचीन साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित नहीं है? निम्नलिखित विष्णु अवतार में कौन प्राचीन साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित नहीं है, बताइए साथियों। तो सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप दशावतार को ध्यान से पढ़ा होगा तो आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हो। फिफ्टी सिक्स, बताइए क्या होगा साथियों राइट आंसर इसका। 56 का जो है राइट आंसर आपका साथियों होगा ऑप्शन नंबर सी, वामन अवतार। साथ देखिए कूर्म अवतार विष्णु का 10 अवतारों में से है, मत्स्य अवतार भी हुआ था और वराह अवतार भी हुआ था, वामन अवतार ये अलग था। आगे कहता है कि पाटलिपुत्र में दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? पाटलिपुत्र में दुर्ग का निर्माण कौन से शासक ने करवाया था, कौन सा राजा था जिसने पाटलिपुत्र में दुर्ग का निर्माण करवाया सबसे पहले? तो सबसे पहले इसने दुर्ग का निर्माण करवाया था वो था आपका ऑप्शन नंबर सी, अजात शत्रु ने करवाया था दुर्ग का निर्माण। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। इसने अपनी सबसे पहले राजधानी आपकी थी इसकी राजगीर, राजगृह या राजगीर, बाद में पाटलिपुत्र बनी थी। तो पाटलिपुत्र में दुर्ग का निर्माण जो करवाया था वो करवाया था आपके अजात शत्रु ने। हरेंग वंश का राजा था ये। इसका बाप था क्या बोलते हैं बिंबिसार, बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु, अजातशत्रु का बेटा उदयन, उदायन या उदयन एक ही बात है। हाँ, उदयन और उदायन एक समकालीन दो शासक हैं, सेम नाम के, मिलते जुलते नाम के। उदयन अलग था, उदायन अलग है। ये क्वेश्चन आगे बढ़िया। क्या कहता है कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? हम्म सबको पता होगा यार ये तो। ये जो था ना, ये थी आपकी श्रीमती सरोजनी नायडू। ठीक है, एनी बेसेंट भारतीय महिला की बात कही है, भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी। और सबसे प्रथम महिला अगर पूछा जाए, प्रथम महिला अगर पूछा जाए तो वो थी आपकी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट विदेशी महिला थी। सबको पता होगा। पंडित रमाबाई नहीं थी। पंडित विजय लक्ष्मी पंडित, ये जो थी ना, ये थी आपकी जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। ये यूएनओ में गई थी 1950 के बाद में। यूएनओ में इसने भारत का प्रतिनिधित्व किया था विजय लक्ष्मी पंडित ने। ये जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। प्राचीनतम पुराण है, हाँ बताइए साथी, कौन कौन सा जो पुराण है जिसे कि सबसे प्राचीन माना गया है? 59। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन माना गया था। और ये दो है ना, वायु पुराण और मत्स्य पुराण, ये सबसे ज़्यादा प्रमाणिक पुराण माने गए हैं। औरों में थोड़ा बहुत बातें इधर उधर की रखी लिखी हुई, लेकिन ये जो दोनों पुराण है, वायु पुराण और मत्स्य पुराण, इन दोनों को ऑथेंटिक माना गया है, प्रमाणिक पुराण माना गया है। इनकी जानकारियाँ सही मानी गई है, दी गई जानकारी जो भी है।
आगे कहता है कि शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना कहाँ कहाँ की थी। हम्म सिंपल क्वेश्चन है, तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। 4 दिशाओं में हैं, देश के चारों कोनों में 4 दिशाओं में आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी, जो आज भी है। तो 60 का जो राइट आंसर होगा साथी, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 60। डाउटफुल क्वेश्चन है भाई, इसका आंसर तो दे रखा है इन्होंने ए, ये ए दिया हुआ है। यानी काशी, काशी में थोड़ी ना था। पूरी में ठीक है आपका, रामेश्वर में ठीक है, द्वारिका ठीक है, लेकिन इसमें यार राइट आंसर मेरे साथ ये होना चाहिए, बद्रिकानाथ, पुरी, जो कि आपके यहाँ पे उड़ीसा में है, श्रृंगेरी नाथ और द्वारिकानाथ, द्वारिकापुरी, ये 4 होना चाहिए। लेकिन दिया हुआ है काशी, पुरी, रामेश्वर और द्वारिका। तो कोई किसी को कंफर्म हो तो बताइए, श्योर हो तो बताना जरा। ए और सी में से डाउटफुल, दोनों डाउटफुल है ये थोड़ा सा, बताना जरा, कोई किसी को पता हो तो, 100% श्योरिटी हो तो, कि कौन सा हो सकता है। कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। किस शैव संप्रदाय के अनुयायी मानव खोपड़ी में भोजन करते थे? ओ तेरा भला हो जाए, क्या बात है। ऐसे भी लोग थे जो कि पानी के ऊपर झगड़ा कर रहे हैं, जब पानी बह के आ गया इधर हमारे तरफ क्यों आया, यही काम रह गया सुबह सुबह। पता नहीं क्या बकल ठिकाने आएगी लोगों की। यूपी के लोग बड़ा झगड़ा करते हैं भाई साहब रे, पूछो मत। यूपी वालों, थोड़ा शांत स्वभाव का रखा करो यार। 61 का जो राइट आंसर बताइए था तो क्या होगा? तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी, कापालिक, यानी कि कपाल में भाज भोजन करते थे। कपाल, कपाल मतलब खोपड़ी। अरे रुक जा यार, कपाल मतलब खोपड़ी बोलते, कपाल, खोपड़ी को शुद्ध हिंदी में कपाल बोलते। और कपाल से क्या निकला आपका? कापालिक, जो कि शैवों का एक संप्रदाय था। 5 मकार चलाए थे इन्होंने, मांस, मदिरा, मत्स्य, मैथुन और मुद्रा। ये 5 मकार थे इनके। जैसे 5 ककार सिखों में है ना, कच्छा, कंगा, केस, कड़ा, कटार, ऐसी 5 मकार थे, मैं मकार कापालिकों के। मत्स्य, मैथुन, मांस, मुद्रा और एक और था, क्या था? 62, भीमबेटका की गुफाएं किस प्रदेश में हैं? बताइए साथियों, ये तो इजी क्वेश्चन है। भीमबेटका गुफाएं कहाँ पर है? इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एमपी, मध्य प्रदेश। आगे कहता है कि महाराजा धीराज रामगुप्त ने निम्नलिखित में से किन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं बनवाई थी? कौन कौन से जैन तीर्थंकर थे जिनकी प्रतिमा बनवाई थी रामगुप्त ने, जो कि उत्तरवर्ती गुप्तकालीन शासक था? बताइए।
63 का जो राइट आंसर होगा वो होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर डी 3 और 4, यानी कि चंद्रप्रभ और पुष्पदंत की। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? आंसर गलत दिया हुआ इस क्वेश्चन का। इसका आंसर दिया हुआ ए, एक थोड़ी ना है, गलत है ये तो। इसका आंसर डी होगा, 15 अधिकरण में विभाजित है। ऐसे कुछ पेल देते हैं यार लोग भी, बच्चे बेचारे स्टूडेंट मारे जाते मत था। बताइए, दामोदरपुर ताम्रलेख स्थानीय प्रशासन संबंधी विस्तृत सूचना देता है। किसके समय से संबंधित है? किसके शासन, कौन सा शासक है जिसके समय संबंध रखता है? दामोदरपुर ताम्रलेख की बात हो रही है। स्थानीय प्रशासन संबंधी विस्तृत सूचनाएं देता है। तो जो राइट आंसर होगा साथी वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कुमारगुप्त। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंगायत संप्रदाय से संबंधित सत्य नहीं है? इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। रुक जा यार, डी, यानी कि लिंगायत जो थे, लिंगायत नाथ संप्रदाय से प्रभावित नहीं था। नाथ संप्रदाय था ना, ये तो अलग था। ये तो मत्स्येंद्र नाथ का चलाया हुआ था, गुरु मत्स्येंद्र नाथ। उसके बाद उनके शिष्य थे गुरु गोरखनाथ ने बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया था इसका, नाथ संप्रदाय का, है जो गोरखपुर में है ना। गुरु गोरखनाथ का मठ है वहाँ पर, वहाँ के ही मठाधीश हैं आपके यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ महाराज जो है ना, वहीं के उसी परंपरा से निकले हुए हैं वो भी, उनके गुरु नाथ परंपराओं से। कुषाण वंश के देवकुल जहाँ कुषाण राजाओं की मूर्तियाँ प्रतिष्ठापित की गई थी, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आज का अंतिम सवाल है साथियों। तो इसका ऑप्शन में ए और बी है, सी और डी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। आपका है सी में आ जाएगा आपका फर्स्ट और सेकंड, और आपका डी में आ जाएगा आपका फर्स्ट और फोर्थ। तो ये मेरे बताइए राइट आंसर क्या होगा, कहाँ से मिली है? कहाँ से मिली आपकी कुषाण वंश के देवकुल कहाँ पाए गए जहाँ से कुषाण राजाओं की मूर्तियाँ प्रतिष्ठापित की गई थी? इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट और फोर्थ, यानी कि मार्च से मथुरा के पास में जो है, और सुर्ख
कोट्टल से, ये 2 जगहों से आपके कुषाणों का देवकुल मिला है जहाँ पर मूर्तियाँ स्थापित की गई थी। ठीक है, तो ये आज कुछ क्वेश्चन थे साहब जिनको हमने सॉल्व किया। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में सॉल्व कराएंगे आपको। हमारा प्रयास रहेगा कि मैक्सिमम आपको कंटेंट प्रोवाइड करें हम एज पर द करंट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं, मैं समझ सकता हूँ आपकी, आप भी समझ सकते हैं साथियों कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके ठीक है कितने गलत है। आप बताइए कमेंट बॉक्स में के माध्यम से आंसर कीजिए कि आपके टोटल में से कितने आंसर क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात होगी आपसे नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद और जय भारत।